Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is चिराग चोपड़ा। So guys, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एफकैट या सीडीएस, तो भाई आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज की वीडियो में हम उस सेक्शन की बात करेंगे जिससे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को हमेशा डर लगता रहता है, जो कि है इंग्लिश सेक्शन। और उसमें भी आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, भाई जिसको मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हमेशा देखते ही स्किप करते हैं, और वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। भाई आज की वीडियो में बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब भाई आज की वीडियो पे क्लिक करते ही आप लोगों को क्या लगा होगा कि भाई आज की वीडियो में फिर वही टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे। भाई वही देखने को मिलेगा कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए पहले कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चंस पढ़ो या कीवर्ड्स ढूंढो या कॉम्प्रिहेंशन को स्किम करो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता होंगे, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। बट गाइज ऐसा क्यों है कि जितने भी मेंटोर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सब यही सिखाते हैं, सारे बच्चे यही सीखते हैं, और स्टिल ऐसा होता है कि फाइनल एग्जामिनेशन बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। भाई तब भी यही होता है कि ये सारी ट्रिक सीखने के बाद भी बच्चे फाइनल एग्जामिनेशन में अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या तो आधा अधूरा छोड़ के आ जाते हैं या पूरा स्किप कराते हैं। भाई ऐसा हमेशा क्यों होता है? बिकॉज गाइज मैं हमेशा द अल्फा बैंकर पे आपसे एक ही चीज बार बार बोलता आ रहा हूं कि आप कितनी भी शुगर कोटिंग कर लो अपनी वीकनेसेस की, बट अगर आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं है तो आप उस टॉपिक में कभी कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कितने भी ट्रिक्स निकाल लो, कितने भी टिप्स समझ लो, बट वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप नहीं कर पाओगे अगर फाउंडेशन बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं है तो। और ऐसा क्यों है कि मैं इतनी बार बोल चुका हूं फाउंडेशन बिल्डिंग, आपने भी हजारों बार सुना है, फिर भी आप लोग कभी फॉलो नहीं कर पाते। भाई बिकॉज जितने भी ये टिप्स या ट्रिक्स हैं ये हमें एक शॉर्टकट्स की तरह मिलते हैं। मतलब एक छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं, वो कैप्सूल्स भाई एक कैप्सूल खा लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, एक कैप्सूल खा लो पैरा जंबल आ जाएगा, एक कैप्सूल खा लो क्लोज टेस्ट आ जाएगा, एक कैप्सूल खा लो एरर डिटेक्शन आ जाएगा। अगर ये कैप्सूल्स हमेशा हर सिचुएशन में वर्क करते तो ऐसा क्यों है कि वो सारे बच्चे हमेशा फाइनल एग्जाम में कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं, कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, कभी पैरा जंबल में, कभी क्लोज टेस्ट में या कभी फिलर्स में। इट इज जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग बहुत वीक है। भाई आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग तैयार करने से पहले हमेशा फाउंडेशन तैयार करते हो, उसकी नींव तैयार करते हो, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करते हो। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने का मतलब क्या है? भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर मैं डिवाइड करूं या हिंदी में बोलूं तो अगर इसका संधि विच्छेद करूं तो भाई ये होता है रीडिंग, जो कि होता है पढ़ना। कॉम्प्रिहेंशन, भाई कॉम्प्रिहेंशन बनता है इंग्लिश के दूसरे वर्ड से जो कि है कॉम्प्रिहेंड, और इसका मतलब होता है समझना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी में मतलब क्या हुआ? पढ़ के समझना। भाई आप मुझे ये बताओ, पर कितनी भी शॉर्टकट ट्रिक्स आप समझ लो, उन शॉर्टकट ट्रिक्स में कहीं भी ये नहीं आएगा कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझना है। भाई उन सारे के सारे टिप्स या ट्रिक्स की मदद से आप उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को अटैक करते हो। आपकी अप्रोच ही रहती है कि कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो जाएं, चाहे कॉम्प्रिहेंशन हमें बिल्कुल मतलब ना समझ आया हो। और भाई आप ये बताओ कि जब एक आर्टिकल आपके सामने आया है किसी भी एक बहुत अच्छे डेली न्यूज का, जिसमें बहुत अच्छा एडिटोरियल लिखा है, ब्यूटीफुल वर्ड्स लिखे हैं, मान के चलो सोशियोलॉजी का टॉपिक है, साइकोलॉजी का टॉपिक है, एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है, आप उसको बिना समझे सॉल्व कैसे कर सकते हो? भाई जब आपको वर्ड्स के बारे में ही नहीं पता तो कीवर्ड्स कैसे ढूंढ लोगे आप? तो इसका मतलब टिप्स और ट्रिक्स भाई कभी एक शॉर्ट टर्म के लिए तो आपकी मदद कर सकती हैं, पर लॉन्ग टर्म आपका एग्जामिनेशन क्रैक करा के आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं दिलवा सकते। तो भाई अब फाइनली फंडामेंटल बिल्डिंग होगा कैसे? मुद्दा तो ये है हमारा। भाई देखो, फंडामेंटल बिल्डिंग की सीधी सी बात करें तो इतना सा है कि भाई आपको अपने रीडिंग एबिलिटीज को अच्छा करना पड़ेगा। भाई आपको अपने रीडिंग कैपेबिलिटीज को अच्छा करना पड़ेगा। भाई आपको अपने डेली रूटीन में इंग्लिश का कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा। भाई यही सेम बातें मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी कर चुका हूं आपसे, बट स्टिल अभी तक बच्चों को डाउट्स हैं, तो आज उन बातों को और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। भाई फंडामेंटल बिल्डिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक बहुत लॉन्ग टर्म अप्रोच है। लॉन्ग टर्म अप्रोच मतलब इसमें आपको लगातार 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक देने पड़ सकते हैं अगर आपको इसमें एक्सेल करना है तो। मतलब ये है कि शॉर्टकट ट्रिक की तरह नहीं है कि अभी समझो, एक वीडियो देखो, करो और उसके बाद सारे उससे मिले जुले सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं आएगा। भाई ये फाउंडेशन बिल्डिंग ऐसा है कि अगर आपने एक बार इस पे काम कर लिया लग के 2 महीने या 4 महीने, तो दुनिया का कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाए, फिर चाहे वो यूपीएससी का ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्यों ना हो, आप उसको 100% सॉल्व कर पाओ। अब देखो हम अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग पे एक्चुअली काम कैसे कर सकते हैं। अब ये देखो, सबसे पहले एक बहुत ज्ञानी इंसान ने एक बार बोला था कि अगर आपको अपनी रीडिंग की एबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आपको अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग को साथ साथ साइमल्टेनियसली लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप बोलने में कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे इंग्लिश, समझने में कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे इंग्लिश, तो पढ़ भी कभी कॉन्फिडेंटली नहीं पाओगे।
तो इसका मतलब क्या है भाई, आपको जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो कोशिश ये करो कि इंग्लिश के टॉपिक्स को इंग्लिश में ही कन्वर्ट करो, मतलब अपने थॉट प्रोसेस जो है उसको इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करो। भाई अगर मैं आपके सामने बोलता हूं आज हाउ टू अटेम्प्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आपको ये इंग्लिश में ही समझ आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, अगर मैं आपके सामने आज लिख दूं कि भाई राम इज अ साइकियाट्रिस्ट, अब भाई आप बोलोगे ठीक है सर राम इज अ, इसका मतलब ये समझ आता है राम है, पर साइकियाट्रिस्ट का मतलब क्या है अब ये तो हमें नहीं पता। तो यहां मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इंग्लिश को इंग्लिश में ही डील करो। मतलब हमें नहीं पता ना साइकियाट्रिस्ट क्या है, तो हम इस सेंटेंस को हिंदी में कैसे बनाएंगे कि भाई राम एक साइकियाट्रिस्ट है, दैट्स इट। अब साइकियाट्रिस्ट का जो भी मतलब होगा वो हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उसके मीनिंग के साथ मिल जाएगा। तो मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है, और स्मार्टली वर्क करोगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट, फिलर्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, भाई ये सारी चीजें आपकी मुट्ठी में होंगी और बहुत अच्छे से अप्रोच कर पाओगे अपने इंग्लिश सेक्शन को ओवरऑल। तो अब फाउंडेशन बिल्डिंग में हमें क्या क्या करना है भाई, अपना इंग्लिश कंजप्शन जब बढ़ाने की बात हो रही है तो सबसे पहले आता है हमारा न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है जो आप 1 करोड़ बार ऑलरेडी पहले सुन चुके होगे, भाई आप सुन चुके होगे एडिटोरियल रीडिंग करनी है या आर्टिकल्स पढ़ने हैं या स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ लेना या हेडलाइन न्यूज पढ़ लेना। आज मैं उन चीजों के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप इंग्लिश की रीडिंग को बढ़ाना है आपको। अब भाई न्यूज़पेपर आपको ये नहीं करना है कि अगर आप एक बार लेके बैठ गए हो तो 2-2 4-4 घंटे लेके बैठे रहे और एक बार बस न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहे। भाई मेरा हमेशा से एक ही टारगेट रहा है, अगर न्यूज़पेपर लेके बैठ रहे हो तो यूज इट फॉर 45 मिनट्स, दैट्स इट। 45 मिनट मैक्सिमम, भाई एक स्टॉप वॉच लेके अपने पास बैठो, 45 मिनट्स का लगाओ। 45 मिनट्स में मैक्सिमम बोल रहा हूं, चाहे तो 15 मिनट पढ़ो, स्टार्ट कर रहे हो तो 10 मिनट से चालू करो, 15 करो, फिर 20 करो, फिर आधा घंटा, फिर 40 मिनट, फिर 45 मिनट, बट नॉट मोर देन 45 मिनट्स। भाई 45 मिनट्स आर मोर देन इनफ अगर आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होना है और उसके साथ साथ अपने करंट अफेयर्स को भी साथ साथ प्रिपेयर करना है। दोनों चीजें होती रहेंगी आपके न्यूज़पेपर से। इसके साथ और क्या करोगे भाई, इसके साथ कोशिश करो कि कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी चालू करो। अब भाई सेल्फ हेल्प बुक्स या इसको बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक्स, इनमें कौन सी होती है भाई, इन बुक्स के बारे में मैं ऑलरेडी कई बार बात कर चुका हूं कि जिन बुक्स ने मुझे हमेशा हेल्प करा, मुझे कहीं ना कहीं लाइफ के एक मोड़ पे मदद करी है आज वहां पहुंचने के लिए जहां मैं हूं, उसमें कुछ बुक्स आपको बहुत फ्रूटफुल रहेंगी। अगर उन बुक्स की मैं बात करूं तो एक है 5 AM क्लब, एक है 5 सेकंड रूल, ऐसे ही एक है 4 आवर वर्क वीक, एक है 7 इफेक्टिव हैबिट्स, और ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। अगर आपको इन बुक्स के बारे में पता करना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड आई विल मेक श्योर कि अपनी पूरी थॉरो लिस्ट आपके सामने लेके आऊं। और अगर आपको इन बुक्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो मुझे नीचे बताइए, और मैं इन बुक्स की आपके सामने समरीज भी लेके आऊंगा, इन बुक्स के इंपॉर्टेंट टाइटल्स लेके आऊंगा आपके सामने, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके सामने लेके आऊंगा, जिससे आप और मैं साथ में प्रिपेयर कर सकेंगे अपने इंग्लिश सेक्शन को। ठीक है, अब भाई ये हो गया हमारा रीडिंग सेक्शन, बट हमने तो ये बात करी ना कि भाई हमें स्पीकिंग और लिसनिंग को भी अच्छा करना है। तो स्पीकिंग और लिसनिंग को कैसे अच्छा करोगे भाई, लिसनिंग अच्छा करने के लिए आपको ये करना है, अपने इंग्लिश कंजप्शन को बढ़ाना है थ्रू वॉचिंग। अब इसमें आप क्या कर सकते हो भाई, मैं हमेशा एक ही चीज सजेस्ट करता हूं, अगर न्यूज में इंटरेस्ट रखते हो तो भाई हमेशा ये कोशिश करो अच्छा न्यूज चैनल देखने की। अच्छा न्यूज चैनल बोलता हूं तो भाई मेरे लिए तो सबसे अच्छा न्यूज चैनल रहते हैं शेयर मार्केट वाले। शेयर मार्केट वाले न्यूज चैनल आपके लिए सबसे अच्छे क्यों रहेंगे अकॉर्डिंग टू मी, भाई मेरी एडवाइस ये क्यों है, बिकॉज ये जो न्यूज चैनल्स हैं ये आपको एक इंग्लिश मटेरियल के साथ साथ आपको एक नॉलेज भी देते हैं शेयर मार्केट की, एंड इन द लॉन्ग रन शेयर मार्केट आपकी बहुत मदद करेगी आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स पे। तो एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, अगर शेयर मार्केट वाले इंग्लिश चैनल्स पसंद आते हैं तो उनको कंटिन्यू करो, नहीं तो जो इंग्लिश न्यूज चैनल्स पसंद आते हैं उनको देखना चालू करो। इसके साथ और क्या देखोगे भाई, इसके साथ डॉक्यूमेंट्रीज देखनी चालू करो। डॉक्यूमेंट्रीज का भी सेम मतलब है, सेम मकसद है, आपको इंग्लिश मटेरियल मिलेगा प्लस इसके साथ साथ आपकी नॉलेज बिल्डिंग भी होगी और आप सेंटेंस फ्रेम करना चालू करेंगे। गाइस देखो, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक एरर डिटेक्शन का या फिलर्स का या क्लोज टेस्ट का आंसर उस सेंटेंस को पढ़ के ही दे देते हैं कि भाई ये सेंटेंस ऐसा ऐसा लिखा है तो इसमें ये एरर डिटेक्शन होगा या इसमें ये फिल होगा। भाई ऐसा क्यों है कि वो सारे बच्चे उस एक सेंटेंस की फील से बता देते हैं कि उसका आंसर क्या होगा, जबकि हम 5 बार पढ़ते हैं 10 बार पढ़ते हैं उस सेंटेंस को, फिर भी ना हमें एरर डिटेक्शन मिलता है और ना हमें फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर समझ आता है। बिकॉज गाइस उनको एक इंग्लिश के साथ अब फील आने लग गया है, वो अब सेंटेंस बिल्डिंग करने लग गए हैं, वो भाई इंग्लिश को अब इंग्लिश में समझने लग गए हैं और इंग्लिश में ही अपना थॉट प्रोसेस डेवलप कर चुके हैं। तो अगर हमें भी उस लेवल पे पहुंचना है तो इन कुछ चीजों की हेल्प आपको जरूर लेनी पड़ेगी अगर आप लॉन्ग रन में इंग्लिश सेक्शन को एक्सेल करना चाहते हो एंड ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हो तो। ठीक है,
अब गाइज ये वो बातें हो गई जो और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ना कहीं सुनने को मिलेंगी, और ये अपने सेट नॉर्म से बिल्कुल अगेंस्ट है। तो हो सकता है काफी सारे बच्चों को इसमें कुछ नया सुनने को मिले या बहुत लेटेस्ट चीज देखने को मिले। तो यहां तक बात हो गई कि हमें अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच कैसे करना है, कैसे इस सेक्शन को टारगेट करना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब गाइस बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरसीज। कितने टाइप के आरसीज होते हैं हमारे पास? भाई सबसे पहला टाइप होता है इजी कॉम्प्रिहेंशन। अब भाई इजी कॉम्प्रिहेंशन कौन से होते हैं? जो हमारे स्कूल टाइम पे आते थे, स्टोरी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन, आपको याद होगा भाई उसमें कॉम्प्रिहेंशन के अंदर लिखा होता था राम के पापा एडवोकेट हैं, और नीचे क्वेश्चंस क्या होते थे? भाई राम के पापा क्या करते हैं या किसके पापा एडवोकेट हैं। तो मतलब हमें डायरेक्ट आंसर्स मिलते थे, और वो स्टोरी बेस्ड कॉम्प्रिहेंशंस होते थे जिनको करने में हमें मजा आता था, उस स्टोरी को रीड करने में बहुत मजा आता था। भाई एक थ्रस्टी क्रो है जिसको पानी पीना है, प्यासा कौवा है जिसको पानी पीना है, मटके में पानी बहुत कम है, उसने कंकर डाल डाल के उसका लेवल बढ़ाया और पानी पी गया। स्टोरी पढ़ने में मजा आता है और फिर क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा इजी कॉम्प्रिहेंशन। सेकंड की बात करें तो ये हो गया मॉडरेट कॉम्प्रिहेंशन। मॉडरेट कॉम्प्रिहेंशन क्या होते हैं? ये थोड़ा लेंदी होते हैं और उसके साथ साथ ये एक टॉपिक पे बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स पे आ गया या फाइनेंस पे आ गया, मतलब ये सिंपल सिंपल टॉपिक्स पे आते हैं बट थोड़े लेंदी होते हैं, और इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने डायरेक्ट नहीं होते। मतलब थोड़े इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं या थोड़े टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। थर्ड लेवल की बात करें तो वो होगा हमारे हाई लेवल कॉम्प्रिहेंशन। अब ये जो कॉम्प्रिहेंशन हैं ये या तो आते हैं हमारे मेंस एग्जामिनेशन में या टीयर 2 में, और इनको सॉल्व करने में बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। बिकॉज गाइस ये होते तो कई बार बहुत छोटे छोटे हैं, भाई एक या दो या तीन पैराग्राफ के ही कॉम्प्रिहेंशन होंगे, बट इनको समझने में आपको अपनी पूरी की पूरी इंटेलिजेंस डालनी पड़ती है। बिकॉज गाइस ये जो टॉपिक्स होंगे ये होंगे कई सोशियोलॉजी के, कई साइकोलॉजी के, कई एंथ्रोपोलॉजी के, कई आपके पॉलिटी के, मतलब फला फला ऐसे मुश्किल टॉपिक्स के कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने आ जाएंगे कि आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, और यहाँ आपके कोई भी टिप या ट्रिक नहीं चलेगा। मतलब ना यहाँ पे आपका कीवर्ड वॉचिंग चलेगा, ना यहाँ पे आपका स्किमिंग चलेगा, ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन पहले पढ़ के आंसर पढ़ना चलेगा। बिकॉज भाई यहाँ सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे इन्फरेंस बेस्ड, या सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे व्हाट इज द फील ऑफ द ऑथर, ऑथर क्या कहना चाहता है, ऑथर का ओपिनियन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आपकी एडवाइस क्या है ऑथर के लिए, ऑथर की एडवाइस क्या है आपके लिए, ऑथर इसको सपोर्ट करता है, किस चीज का अपोज करता है। मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस वो आएंगे कि आपको कॉम्प्रिहेंशन की हर एक लाइन के हर एक वर्ड का मतलब समझ आना चाहिए। तो इसका मतलब जितने भी आपके टिप्स या ट्रिक्स आपने कहीं भी सीखे होंगे वो आपके टाइप नंबर 1 में हमेशा लगेंगे, कई बार टाइप नंबर 2 में भी लगेंगे, और हो सकता है कई बार ना भी लगे, और टाइप नंबर 3 के कॉम्प्रिहेंशन में कभी भी नहीं लगेंगे। अब भाई आई एम प्रीटी श्योर कि इजी कॉम्प्रिहेंशन आप सब लोग ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं, तो आप इजीली कर पाएंगे। हाई लेवल कॉम्प्रिहेंशन को आज नहीं करेंगे, बिकॉज हाई लेवल कॉम्प्रिहेंशन अगर हमने स्टार्टिंग से ही करना चालू करा तो आप लोग फिर से वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से डरना चालू कर देंगे, और इंग्लिश सेक्शन से आपका डर स्टिल बना रहेगा। तो आज हम बात करेंगे अपने मॉडरेट कॉम्प्रिहेंशन की, और डायरेक्ट एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं मॉडरेट कॉम्प्रिहेंशन को। हम डायरेक्टली आज पैराग्राफ रीड करेंगे, डायरेक्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड करेंगे, उसका इंग्लिश को ही इंग्लिश में मतलब निकालेंगे, थॉट प्रोसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि मेरी अप्रोच क्या रहती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की। ठीक है गाइस, चलो डायरेक्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं। तो भाई ये रहा हमारे सामने कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लो। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से 7, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सर्टेन वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड टू हेल्प यू लोकेट देम व्हाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो भाई डायरेक्शन बोल रहा है कि कुछ वर्ड्स को इन्होंने बोल्ड में करा है जिससे हमें उनको लोकेट करने में आसानी हो। ठीक है, अब आओ डायरेक्टली पैसेज को रीड करते हैं और कोशिश करते हैं इंग्लिश को अपनी थॉट प्रोसेस के साथ इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, over the years as governance models have evolved, so have the perceptions about a board's accountability towards good governance. Many factors which include changes in corporate ownership, growth of family owned businesses, corruption, obliteration of shareholder wealth and stakeholder value, and operating in volatile and complex environments have amplified the scrutiny on the board's role and responsibilities. भाई अभी तक इन्होंने ये बोला है ओवर द ईयर्स, मतलब पिछले कुछ सालों से लगातार गवर्नेंस मॉडल्स इवॉल्व होते आ रहे हैं। भाई जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो टॉप लेवल होता है, उस जो गवर्न करता है उस कंपनी को, उसको बोला जाता है उस कंपनी का बोर्ड, और उस बोर्ड की कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब उसकी कुछ लाइबिलिटीज होती है, उसका कुछ दारोमदार होता है उस कंपनी को लेके। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि ओवर द ईयर्स उस गवर्नेंस मॉडल को ऐसे इवॉल्व करा जा रहा है कि हमें एक गुड गवर्नेंस मिले उस कंपनी के लिए। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट ओनरशिप में चेंजेस, ग्रोथ ऑफ फैमिली ओन्ड बिजनेसेस, करप्शन, ऑब्लिटरेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ एंड स्टेक होल्डर वैल्यू। भाई ऑब्लिटरेशन का मतलब होता है उसको खत्म करना, किसी चीज को तोड़ना या किसी चीज की वैल्यू को कम करना।
ठीक है। और इसके साथ हो गया ऑपरेटिंग इन वॉलेटाइल एंड कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट्स। ये सारे के सारे इश्यूज, ये सारे के सारे फैक्टर्स ने क्या करा, स्क्रूटिनी ऑफ द बोर्ड्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एम्पलीफाई कर दिया है। स्क्रूटिनी क्या होता है, मतलब हमारी जांच पड़ताल को एम्पलीफाई कर दिया है, मतलब और बढ़ा दिया है कि भाई बोर्ड की अकाउंटेबिलिटी को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कि हमारा बोर्ड जो कंपनी का है वो और अच्छे से परफॉर्म करे। ठीक है, आगे पढ़ो। Regulators have therefore stepped in to enhance governance norms. The Kotak Committee's recommendations provided a fine template for improving the functioning of boards. While these changes seem promising, will they hit the nail on the heads? भाई आगे पढ़ने में हमें क्या समझ आया कि भाई जितने भी ऊपर वाले इश्यूज हमने जो अभी डिस्कस करे उनके ऊपर डायरेक्टली अब रेगुलेटर्स इन्वॉल्व होने लग गए हैं। भाई रेगुलेटर्स कौन कौन है, जैसे कि आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, ये सारे हमारे रेगुलेटर्स हैं। अब ये जो रेगुलेटर्स हैं ये डायरेक्टली स्टेप इन कर चुके हैं हमारे गवर्नेंस नॉर्म को एनहांस करने के लिए, इनको इंप्रूव करने के लिए। इसके लिए एक कमिटी बनाई गई जिसका नाम है कोटक कमिटी। उसकी रिकमेंडेशन पे एक फाइन टेम्पलेट बनाया गया फॉर इंप्रूविंग द फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड्स। बोर्ड की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए उसने एक रिकमेंडेशन दिया है जिसको ये लोग हो सकता है एक्सेप्ट कर लें। आगे लिखा है कि व्हाइल दीज चेंजेस सीम प्रॉमिसिंग, जहां तक कि देखा गया है कि ये सारे चेंजेस हमें प्रॉमिसिंग तो लग रहे हैं, बट विल दे हिट द नेल ऑन द हेड। भाई ये एक बहुत अच्छा इडियम है कि विल दे हिट द नेल ऑन द हेड। क्या वो उस एक बुल्स आई को हिट कर पाएंगे, मतलब जो हमारा मेजर इशू है क्या उस इशू को रिजॉल्व कर पाएंगे उस एक कमिटी का रिकमेंडेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोर्ड्स हैव देयर वर्क कट आउट स्पेसिफिकली इन गेटिंग बोर्ड्स कॉम्पोजिशन, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड सक्सेशन प्लानिंग राइट, देयरबाय मेकिंग द नॉमिनेटिंग एंड गवर्नेंस कमिटी द सेंटर ऑफ एक्शन फॉर मेनी बोर्ड्स। Korn Ferry has been tracking board's performance across the globe and believes that these two aspects serve as the cornerstone for larger issues of effectiveness, with the first one dealing with having the right team or board and the second focusing on getting the right CEO to run the company, which is the board's most important agenda. तो भाई ये क्या बोल रहे हैं कि भाई जितने भी हमारी कंपनी के बोर्ड्स हैं अब उनका जो काम है वो स्पेसिफिकली कट आउट कर दिया गया है। उनको बोला गया है कि उनको अपने बोर्ड के कॉम्पोजिशन पे काम करना है, मतलब बोर्ड में कौन कौन होगा, कौन कैसे कैसे आएगा, उस पे उनको काम करना है। इसमें क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, सक्सेशन प्लानिंग एंड मेकिंग द नॉमिनेटिंग एंड गवर्नेंस कमिटी द सेंटर ऑफ एक्शन फॉर मेनी बोर्ड्स। इन सारे लोगों का अपॉइंटमेंट है, अब ये बोर्ड का मेन काम बन गया है। कॉर्न फेरी, एक और इंसान की बात हो रही है यहाँ पे, कॉर्न फेरी। भाई ये बोल रहे हैं कि कॉर्न फेरी जो है वो हमारे बोर्ड की परफॉर्मेंस को थ्रू आउट द ग्लोब ट्रैक कर रहे हैं और ये बिलीव करते हैं कि ये जो दो एस्पेक्ट्स हैं, द फर्स्ट वन डीलिंग विद हैविंग द राइट टीम और बोर्ड, एक टीम अच्छी होनी चाहिए एक कंपनी को बिल्ड करने के लिए, एंड द सेकंड वन फोकसिंग ऑन गेटिंग द राइट सीईओ, एक राइट सीईओ भी कंपनी को होना चाहिए जो एक बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा होनी चाहिए। ठीक है, आगे रीड करते हैं। Few events carry greater risk to shareholder value than a change in leadership. While Indian boards are starting to ensure a comprehensive and rigorous selection process for the CEO's role, many boards still lack a structured framework that makes CEO succession a standing agenda item even from the start of a new CEO's tenure. ये क्या बोल रहे हैं, भाई फ्यू इवेंट्स कैरी ग्रेटर रिस्क टू शेयर होल्डर वैल्यू। शेयर होल्डर की जो वैल्यू होती है उस पर काफी कम इवेंट्स होते हैं जो बहुत बड़ा रिस्क लेके आते हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है चेंज इन लीडरशिप। लीडरशिप है किसी कंपनी की चेंज करते हैं तो उसके शेयर होल्डर वैल्यू को बहुत ग्रेटर रिस्क से जूझना पड़ सकता है। पर वहीं पे जो हमारे इंडियन कंपनीज के बोर्ड्स हैं वो अब इंश्योर कर रहे हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव और रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस लेके आए सीईओ के रोल के लिए। पर बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जो अभी भी लैक कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क टू मेक सीईओ सक्सेशन अ स्टैंडिंग एजेंडा आइटम इवन फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द न्यू सीईओ's टेन्योर। मतलब जब एक किसी नए सीईओ का टेन्योर चालू होता है तो उसका सक्सेशन प्लान पे अभी भी किसी कंपनी ने अपना प्लान चालू नहीं करा है, मतलब अगले सीईओ के बारे में वो जानकारी नहीं देते या नई काम चालू करते जब एक नया सीईओ आता है तो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। When the CEO succession is not viewed as progressive and planned move, the focus of the board tends to be on replacing the current CEO rather than fostering a long-term vision and developing a multi-generation leadership bench that can take on the mantle in the future. इसका मतलब क्या है कि भाई ये बोल रहे हैं कि अगर आपका जो एक कंपनी का एजेंडा है, कंपनी का प्रोजेक्ट है, अगर वो सीईओ सक्सेशन पे काम नहीं करता और वो अगर सीईओ सक्सेशन को प्रोग्रेसिव या प्लान मूव की तरह नहीं लेता है तो वो कंपनी क्या करेगी, भाई उस कंपनी का बोर्ड उस पुराने सीईओ को ही हटाता रहेगा और नए सीईओ को लाता रहेगा, रादर देन फॉस्टरिंग अ लॉन्ग टर्म विजन एंड डेवलपिंग अ मल्टी जनरेशन लीडरशिप दैट कैन एक्चुअली इंप्रूव द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कीपिंग सीईओ सक्सेशन कंटिन्यूअली ऑन द टेबल प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल थ्रस्ट टू सीईओ
Chief Human Resource Officer and the board to develop an internal and external slate of candidates selected after an intensive assessment and valuation process। वही सारी बातें लिखी हैं कि कैसे हमें CEO लाना चाहिए भाई, एक इंटेंसिव एक्सटर्नल इंटरनल स्लेट होना चाहिए, प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए, एक इंटेंसिव असेसमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से नया CEO आए और एक सक्सेसिव CEO वाला प्रोजेक्ट हम चालू कर सके। ठीक है, आगे पढ़ो। क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ द सीईओ एंड ऑर्गेनाइजेशन इज अ बोर्ड विद कॉम्पिटेंसीज एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल टू एड्रेस द टफेस्ट स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस। एक सीईओ की सक्सेस और एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इसी बात में है कि वो बोर्ड कितना कॉम्पिटेंट है एक टफ स्ट्रैटेजी और ऑपरेशनल चैलेंजेस को डील करने में। ठीक है, देयर इज नो मोर पावरफुल कॉम्बिनेशन और वन मोर फंडामेंटल टू द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्राइज देन द सक्सेसिव पार्टनरशिप बिटवीन अ सीईओ एंड स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बोर्ड दैट कैन प्रोवाइड ओवरसाइट एंड सर्व एज बोथ एडवाइजर एंड स्ट्रैटेजिक आर्सेनल। Therefore, identifying and recruiting independent directors who bring along strong expertise and are joining the board for the right reasons become critical। यहाँ ये क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर एक सीईओ और बोर्ड साथ में मिलके काम करेंगे तो इससे ज्यादा मजबूत रिलेशनशिप एक कंपनी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आइडेंटिफाई करा जाए और रिक्रूट करा जाए ऐसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को जो कंपनी को राइट रीजंस और राइट डायरेक्शन के साथ आगे लेके जा सके। ठीक है, आगे रीड करते हैं। To gain insights into which board delivers on these aspects, Korn Ferry has partnered with NSE for an extensive industry outreach. The first leg was conducted through an online survey filled by board's members of over 100 NSE listed firms, representing a multi-sectoral focus and constituting large, mid and small cap spectrum of the market. The second leg currently underway involves a detailed analysis of these responses by Korn Ferry global board practice experts. The result of the study will provide a window into boards that lead with some of the finest practices and will be used to strengthen the governance framework। आगे क्या बोला जा रहा है कि भाई कॉर्न फेरी एक पर्सन है जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उन्होंने एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी 100 बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील कर रहे हैं। उसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की सारी कंपनीज हैं, जिससे वो अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग बोर्ड्स के लोगों से बात कर पा रहे हैं और एक नई स्ट्रैटेजी को बना पा रहे हैं। और उसके सेकंड लेग में क्या कर रहे हैं, जो करेंटली अंडर प्रोसेस है, जिसपे अभी भी काम चल रहा है, इन्वॉल्व्स अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दीज रिस्पॉन्सेज एंड द रिजल्ट ऑफ द स्टडी विल प्रोवाइड अ विंडो। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड जो इनकी लेग है, इन दोनों पे अगर साथ में काम सही से बैठ गया तो ये सारी छोटी, मिडिल और लार्ज टर्म फर्म्स को एक ऐसी विंडो दे देंगे जिससे उनका गवर्नेंस फ्रेमवर्क दुनिया में सबसे अच्छा हो सके। ठीक है, सो गाइस यहां तक हमारा ये पूरा पैसेज खत्म हो गया। पैसेज को रीड करके हमें क्या क्या समझ आया भाई? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि दुनिया के जितने भी गवर्नेंस मॉडल है उनको इवॉल्व करा जा रहा है। इवॉल्व करने में क्या हो रहा है कि कंपनी के जो बोर्ड्स हैं वो अच्छे से काम अभी नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनका फोकस अभी गलत जगह है। इसमें इंडिया के रेगुलेटर्स ने अलग अलग कमिटीज बनाई, जिसमें एक कमिटी है कोटक कमिटी, और इसी के साथ अलग अलग लोग भी आए जैसे कॉर्न फेरी, और ये क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया के जो बोर्ड होते हैं उनकी गवर्नेंस को ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ क्या है, अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है भाई? वहां लिखा है कि इनका डायरेक्शन गलत है सारी कंपनीज का। ये अपने सीईओस पे ज्यादा फोकस नहीं करते, अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रिक्रूट करते टाइम ज्यादा फोकस नहीं करते। तो इससे क्या होता है, इनकी जो प्रोसेसेस है, इनका जो सारा टाइम है, सारा फोकस है, वो गलत डायरेक्शन में जाता रहता है। ये अपने पुराने सीईओस को ही चेंज करते रहते हैं, बट कभी भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशन डेवलप करने की कोशिश नहीं करते सीईओस के साथ, जिससे इफेक्टिवनेस इनकी ड्रॉप होती जा रही है। ठीक है, और फाइनली थर्ड पैसेज में क्या लिखा है कि भाई कॉर्न फेरी, जिनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वो एनएसई दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 100 बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ डील कर रहे हैं और 2 लेग्स में काम कर रहे हैं, जिसमें पहली लेग में वो अलग अलग बोर्ड्स के साथ डील कर रहे हैं और दूसरे लेग में वो सारे उन रिस्पॉन्सेज को जो फर्स्ट लेग में आए उनको एनालाइज करेंगे और उसके बाद फाइनली एक विंडो बनाने की कोशिश करेंगे जिससे दुनिया की सारी अच्छी कंपनी, सारी बड़ी कंपनीज का गवर्नेंस फ्रेमवर्क स्ट्रांग हो सके। ठीक है, अब आओ डायरेक्टली क्वेश्चंस को डील करते हैं। क्वेश्चन 1 पढ़ो। Which of the following factors did not lead regulators to enhance the government norms? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसने रेगुलेटर को लीड नहीं करा गवर्नमेंट नॉर्म्स को चेंज करने के लिए या एनहांस करने के लिए? ऑप्शंस पढ़ो। Ensuring a more effective process while selecting a CEO. Option B, growth in family owned businesses. Option C, changes in corporate ownership. Option D, operating in a continuously changing environmental conditions. Option E, liquidation of shareholder wealth and stakeholder value. ठीक है, अब गाइस ये वाली जो चीजें हमने अपने पैराग्राफ 1 में ही पढ़ी थी और यहाँ पे हमारे सारे फैक्टर्स लिखे हैं। पढ़ो। फैमिली ओन्ड बिजनेस का ग्रोथ, चेंजेस इन कॉर्पोरेट ओनरशिप, करप्शन, ऑब्लिटरेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ एंड शेयर होल्डर वैल्यू, ऑपरेटिंग इन वॉलेटाइल एंड कॉम्प्लेक्स
एनवायरमेंट। ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एनहांसमेंट आया था। ठीक है, इसका मतलब ग्रोथ इन फैमिली ओन्ड बिजनेस तो एक फैक्टर था, इसका मतलब इसने लीड करा था, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी पढ़ो, चेंजेस इन कॉर्पोरेट ओनरशिप, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमें ऊपर गिवन है। ऑपरेटिंग इन कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, तो ऊपर हमें गिवन है कि बहुत वॉलेटाइल नेचर में वो लोग काम कर रहे हैं, बहुत वॉलेटाइल एटमॉस्फेयर में वो लोग काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ई पढ़ो, लिक्विडेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ एंड स्टेक होल्डर वैल्यू, तो ये भी लिखा था कि उनकी जो वैल्यूज हैं ऑब्लिटरेट हो रही हैं, वैल्यूज उनकी कम हो रही हैं दिन पर दिन, मतलब वैल्यूज कम हो रही है मतलब लिक्विडेट हो रही है वैल्यूज, मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? बचा ऑप्शन ए, दैट इज एंश्योरिंग अ मोर इफेक्टिव प्रोसेस व्हाइल सिलेक्टिंग अ सीईओ। भाई ये रेगुलेटर्स का काम नहीं है, भाई रेगुलेटर ये काम नहीं कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है? जो कॉर्न फेरी की एक जो उन्होंने टीम बनाई थी, भाई वो ये टीम काम कर रही है कि वो इंश्योर करे कि अपने जो सीईओज हैं वो अच्छे से काम करें, अच्छे सीईओज रिक्रूट हो, अच्छे लोग रिक्रूट हो, जिससे वो कंपनी आगे बढ़ सके और इफेक्टिवली काम कर सके। बट बोर्ड का काम क्या था? बोर्ड इन 4 फैक्टर्स की वजह से वो कमिटी बनाई थी जिसका नाम था कोटक कमिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, व्हाट शुड बी द डिनाउंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन कॉर्न फेरी एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो भाई कॉर्न फेरी और एनएसई के बीच की जो पार्टनरशिप हुई थी उसका फाइनल रोल क्या था? डिनाउंसमेंट का मतलब होता है फाइनल प्ले क्या था? भाई किस लिए वो पार्टनरशिप हुई थी? क्या वो पार्टनरशिप एक ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट करने के लिए हुई थी जिसमें 100 एनएसई की फर्म्स है? क्या वो पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस पे इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हुई थी जिससे दुनिया भर के गवर्नेंस फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग करा जाए? या वो पार्टनरशिप उन रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करने के लिए हुई थी? भाई देखो, पार्टनरशिप में 100 एनएससी की बड़ी बड़ी कंपनीज आई थी, उनके इंफॉर्मेशन लिए, उसको एनालाइज करा, मतलब फर्स्ट लेग में इंफॉर्मेशन लिए, सेकंड लेग में इंफॉर्मेशन को एनालाइज करा, बट फाइनली वो इंफॉर्मेशन ली क्यों गई थी? वो इंफॉर्मेशन इसलिए ली गई कि प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बनाया जा सके जिसमें दुनिया भर के गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स को और स्ट्रॉन्ग करा जा सके। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को फ्रेम करा है आप लोगों के लिए, बिकॉज अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर मार के आ जाओगे। भाई आप में से काफी सारे बच्चे होंगे जो इसका आंसर ई मार देंगे, मतलब ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ऑल आर राइट, बट इसका आंसर ऑप्शन 1 भी नहीं है और ऑप्शन 3 भी नहीं है। बिकॉज गाइस हमें यहाँ पे बात हो रही है फाइनल रिजल्ट। भाई फाइनली हमने वो एनालाइज करा ही क्यों, वो रिस्पॉन्सेज लिए ही क्यों? वो इसलिए लिए गए बिकॉज हमें एक इंफॉर्मेशन गैदर करके उस एक फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना था जिसका कॉर्न फेरी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 1 एंड 3 आर रॉन्ग। अगर यहाँ पे डाउट आ रहा है तो भाई जल्दी से यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपके डाउट्स क्या हैं, बिकॉज गाइज यहाँ पे यही तो चीजें हैं जो आपको इंप्रूव करनी है, और यही सारी चीजें हैं जो जितनी भी टिप्स पढ़ लो, ट्रिक्स पढ़ लो, शॉर्टकट्स पढ़ लो, ये समझ नहीं आएगा जब तक आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी। इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग कैसे अच्छी करेंगे? ऐसे मुश्किल मुश्किल कॉम्प्रिहेंशंस को बार बार डील करके। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉर्न फेरी, what are the facets that are foundations of effectiveness in an organization? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? एक्वायरिंग अ कॉम्पिटेंट टीम और बोर्ड, सही है। फॉलोइंग प्रोफाउंडली द गवर्नेंस नॉर्म्स, बिल्कुल नहीं, इनकी बात ही नहीं हुई है। ऑब्टेनिंग एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सीईओ टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, मतलब ये ऑप्शन डी मार्क करो, बोथ ए एंड सी आर राइट। और ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्टली पैराग्राफ से ही आया था, तो इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। Why is it necessary to have independent directors with strong expertise on board? ऐसा क्यों है? ऑप्शन 1 पढ़ो, to obtain services of an advisor as well as strategic arsenal in crucial matters, ठीक है। To define a selection framework structure for CEO succession, ठीक है। To conquer the toughest strategic and operational challenges, इसका आंसर मुझे बताओ। भाई देखो, इन तीनों ऑप्शंस के बारे में ही बात करी है हमने पैराग्राफ में, मतलब इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ऑल आर राइट। ठीक है, क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं और ये आ गया हमारा वोकैब बेस्ड क्वेश्चन। चूज द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड कॉम्पोजिशन गिवन इन बोल्ड इन द पैसेज। ऊपर पढ़ो, कॉम्पोजिशन कहां है? यहां गिवन है, बोर्ड्स हैव देयर वर्क कट आउट स्पेसिफिकली इन गेटिंग बोर्ड कॉम्पोजिशन। बोर्ड कॉम्पोजिशन का मतलब क्या था? बोर्ड में कौन कौन आएगा, क्या कॉम्पोजिशन रहेगा, मतलब जब हम एक सब्जी बनाते हैं उसमें नमक, लहसुन, प्याज, अदरक कितना रहेगा, तो वो जो सब्जी बनने में ये सब चीजें डलती हैं, इनको बोला जाता है कॉम्पोजिशन। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, क्या क्या इन चीजों में डल रहा है, तो इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। वेरिएशन, वेरिएशन नहीं हो सकता। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी कॉम्पोजिशन का ऑपोजिट हो सकता है मतलब ऑप्शन 2 सही नहीं है। ऑप्शन सी पढ़ो, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन भी सही नहीं है। ऑप्शन डी पढ़ो, कॉन्फिगरेशन, कॉन्फिगरेशन सही हो सकता है। ऑप्शन ई पढ़ो, हार्मनी, हार्मनी भी सही नहीं। भाई कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हमारे फोन्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, या हमारे लैपटॉप्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? भाई इसमें स्नैपड्रैगन 830E डला है, या इसकी रैम इतनी है, रोम इतनी है, तो ये इसका कॉम्पोजिशन है।
या फिर यही इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं। चूज द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड इवॉल्व्ड गिवन इन बोल्ड इन द पैसेज। भाई इवॉल्व का मतलब आपको हिंदी में ऑलरेडी वैसे ही पता होना चाहिए। इवॉल्व का मतलब होता है चेंज करना पॉजिटिवली, मतलब इंक्रीज करना। अगर मैं बोलता हूं कि मैं एज अ पर्सन इवॉल्व हुआ हूं, इसका मतलब भाई मैं पॉजिटिवली एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ आगे आया हूं, मेरे कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हुए हैं, मैं बात अच्छे से कर पाता हूं, मेरे रीडिंग एबिलिटीज, लिसनिंग एबिलिटीज ये अच्छे हुए हैं। तो ये इवॉल्व होने का मतलब होता है। तो यहाँ ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। भाई यहाँ डेप्रिकेटेड, ये तो ऑपोजिट हो गया, मतलब डिक्रीज करना। एडवर्टेड मतलब कहीं एडवर्टाइज करना, मतलब कहीं ऐड देना, तो ये भी नहीं है। एब्स्ट्रेंड ये उल्टा हो गया, किसी को रोकना। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब मतलब सोखना, तो ये भी नहीं होगा। इमर्ज्ड, इमर्ज मतलब उभरना, उभर के आना, तो ये ऑप्शन हो सकता है। मतलब इन सारे ऑप्शंस में से क्लोजेस्ट कौन सा है? हमारा ऑप्शन ई, दैट इज इमर्ज, मतलब उभर के आना सामने, मतलब इवॉल्व होने से क्लोजेस्ट है, तो इसका मतलब ऑप्शन ई हम यहाँ मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7 की तरफ चलो। चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट टू द वर्ड रिग्रेस गिवन इन द बोल्ड इन द पैसेज। रिग्रेस ढूंढो। भाई रिग्रेस ये रहा, टू एंश्योर अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिग्रेस सिलेक्शन प्रोसेस। रिग्रेस मतलब उसमें लग जाना, जी जान लगा देना, खून पसीना कर देना। ऑप्शन पढ़ो। डिलीजेंट, मेटिकुलस, स्लॉपी, स्ट्रिंजेंट, स्क्रैपुलस। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। हमेशा मैं ये बोल रहा हूं बिकॉज ये क्वेश्चन में दिया ऑपोजिट बताना है हमें रिग्रेस का। भाई रिग्रेस की अगर सिनोनिम की बात होती है तो डिलीजेंट भी इसका सिनोनिम है, मेटिकुलस भी इसका सिनोनिम है। मतलब डिलीजेंट और मेटिकुलस दोनों का ही मतलब रिग्रेस होता है। वहीं स्लॉपी का मतलब होता है बिल्कुल ढीला ढाला काम। तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ऑप्शन सी हो सकता है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और स्क्रैपुलस का मतलब होता है अपने बिलीव्स के साथ काम करना, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? रिग्रेस मतलब बहुत जी जान लगा के काम करना, और स्लॉपी का मतलब क्या होता है? बहुत ढीला ढाला काम करना। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, दैट इज स्लॉपी। सो गाइस यहाँ पे हमारे सातों क्वेश्चन खत्म हो गए, मतलब हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो गया। आई एम प्रीटी श्योर कि यहाँ पे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर इस चैनल पे नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मिल सकेगा द अल्फा बैंकर का हर वीडियो सबसे पहले। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।